हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और बच्चों इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस। इसके अलावा गैस स्थिरांक जो आर होता है कैपिटल, उसके विभिन्न मानों के बारे में पढ़ेंगे। और संपीड़ितता गुणांक जो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं उसको भी आज हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये क्लास 11 का चैप्टर 5 का पार्ट 6 है। ठीक है, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं गैस स्थिरांक आर के विभिन्न मानों से। देखिए बच्चों, जो गैस स्थिरांक होता है इसके बहुत सारे मान होते हैं। इसके अलग अलग पद्धति में अलग अलग इसके मान होते हैं, तो वो मान हमें पता होना चाहिए। अब तक गैस स्थिरांक को ऊर्जा के विभिन्न इकाइयों के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको कुछ यहाँ पे जो खास हैं उनको याद रखना है। तो देखिए, लीटर वायुमंडल दाब में, अगर लीटर वायुमंडल दाब में आर का मान देखें तो इसका मान होता है 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। बच्चों यहाँ पर इसको नीचे ऑब्लिक लगा के यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब है प्रति केल्विन प्रति मोल। आप चाहें तो इसको के ऊपर -1 और मोल के ऊपर -1 लगाकर भी ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ऊपर जो घातें हैं वो नहीं चढ़ पाती, इसलिए इसको हमने ऐसा लिख के दिया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जो CGS पद्धति होती है, बच्चों CGS, ये इस प्रकार की CGS पद्धति, इस पद्धति में बच्चों इसका जो मान है आर का वो होता है 8.314 गुणा। अब बच्चों यहाँ पे खास चीज़ ये है कि यहाँ पे ऊपर घात नहीं लग रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे 10 और स्टार लगा के 7 लिखा। तो आपको ये 10 पे घात के रूप में 7 लिखना है। ठीक, 10 के ऊपर 7 है। उसके बाद बच्चों जिसकी इकाई है वो है अर्घ प्रति केल्विन प्रति मोल। देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि जो प्रति केल्विन प्रति मोल है वो जो है वो सभी में आपकी इकाई लगेगी। ये इकाई सभी की है, प्रति केल्विन प्रति मोल, ये कॉमन है। ठीक, हमें बस ध्यान रखना है किस चीज़ का, CGS पद्धति में तो यहाँ पर अपन को अर्घ याद रखना है और इसका ये मान याद रखना है। दूसरी चीज़ SI पद्धति बच्चों जो होती है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो यहाँ पर आप उनको जूल याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों कैलोरी में मान अगर देखें इसका, तो इसका मान होता है 1.98 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। तो यहाँ पर अपन को बच्चों याद रखना है कैलोरी, यहाँ पर जूल, यहाँ पर अर्घ और यहाँ पर लीटर एटीएम। लीटर एटीएम का मतलब बच्चों लीटर वायुमंडलीय दाब। ठीक, एटीएम को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब और एल मतलब लीटर। इस प्रकार से आपको ये कॉमन हो जाए, ये वाले केल्विन प्रति मोल कॉमन है, बाकी आपको ये शुरू वाली जो है इकाइयाँ याद रखना है। ठीक है, इसमें बच्चों और ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस मान याद रखना है आपको। ये मान अलग अलग जगह अलग अलग काम में आते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा है संपीड़ितता गुणांक। बच्चों ये छोटी छोटी परिभाषा हैं जो कि हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बाद हम कुछ इनसे संबंधित और जो है परिभाषाओं को कर पाएंगे। तो बच्चों संपीड़ितता गुणांक देखिए क्या होता है। संपीड़ितता गुणांक बच्चों ये जो है यहाँ पे इसका ये सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र की सहायता से संपीड़ितता गुणांक को हम निकाल सकते हैं। बच्चों हमने आपको बताया है कि P बराबर nRT। इस P बराबर nRT बच्चों ये जो है आदर्श गैस समीकरण है। ये P बराबर nRT क्या है बच्चों, आदर्श गैस समीकरण है। ये आदर्श गैस समीकरण बच्चों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी में क्या किया है, ये nRT जो है इस nRT को पूरे को उठा के कहाँ इसके नीचे ले आए और यहाँ पर जो बचा वो हो जाएगा संपीड़ितता गुणांक। तो जब हम दोनों के अनुपात में जो P/nRT जब इनका मान जब रखेंगे तो इसका मान जो है संपीड़ितता गुणांक निकल आता है। अब बच्चों अगर संपीड़ितता गुणांक का मान 1 आता है तो इसका मतलब वो आदर्श गैस है। अगर 1 नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अवास्तविक गैस बन जाएगी। तो इसका परिभाषा देखिए क्या है, निश्चित ताप और दाब पर। बच्चों दाब और ताप जो है वो कैसे होंगे, निश्चित होंगे, स्थिर होंगे। ठीक है, किसी गैस के प्रेक्षित आयतन, आपको अगर हिंदी में परिभाषा लिखना हो तो आप प्रेक्षित आयतन लिख सकते हैं और अवलोकित आयतन। प्रेक्षित आयतन बटे में अवलोकित आयतन यानी गणना से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवलोकित आयतन का अनुपात संपीड़ितता गुणांक कहलाता है और इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। और इसका सूत्र बच्चों ये होता है, इसमें से विकल्प अगर आए तो आपको ये लिख देना है। ठीक, संपीड़ितता गुणांक Z बराबर PV/nRT। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, आदर्श गैस किसे कहते हैं और इसके प्रमुख गुण क्या हैं। तो बच्चों आदर्श गैस क्या होती है उसके नाम से समझ में आ रहा है, जो आदर्श हो, आदर्श मतलब जो सब कुछ नियमों के अनुसार हो, तो वो होता है आदर्श गैस। बच्चों हमने आपको गैसों संबंधित 4-5 नियम बताए हैं। ठीक है,
तो जो उन नियमों का पालन करती है गैसें, वो गैसें आदर्श गैस कहलाती हैं। देखिए, वह गैस जो गैस नियमों का सभी ताप एवं सभी दाब पर पूर्णतः पालन करती है, यहाँ पर आप पूर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है, सभी ताप एवं दाब पर पूर्णतः पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। और वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है बच्चों। जितनी भी गैसें आप जानते हो या देखी हों, ठीक, जिनके भी नाम आप सूत्र लिख सकते हैं, वो सभी गैसें क्या हैं, आदर्श गैसें नहीं हैं। कोई भी गैस, ये सिर्फ कल्पना की गई कि आदर्श गैस ऐसी होती है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई गैस है नहीं है, ठीक है। तो इनके गुण जो है बच्चों कल्पना करके जो बताए गए हैं कि कैसे होते हैं इनके गुण, तो वो अब हमको गुणों को पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अभी बहुत अच्छे समझना है आपको ये अंतर गुण, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपको अंतर बनाएंगे, ठीक है, बनाना है। देखिए, तो पहला पॉइंट है आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। कौन? ये आदर्श गैस जो होती हैं बच्चों, आदर्श गैस समीकरण हमने पढ़ा है बच्चों को, पीवी बराबर एनआरटी जो होता है, इसका ये क्या करती हैं, पालन करती हैं। समीकरण का ये क्या करती हैं, पालन करती हैं। हमें पता होना चाहिए बच्चों आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। पीवी बराबर एनआरटी जो है बच्चों, ये आदर्श गैस समीकरण होता है। इसका क्या करती हैं, पालन करती हैं। मतलब आदर्श गैस समीकरण किससे बना है बच्चों, आपका बॉयलिंग का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, ठीक, इन नियमों से ये आपका जो आदर्श गैस समीकरण बना है। तो इन नियमों का जो पालन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इस पॉइंट को बच्चों बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि अभी आगे के जो क्वेश्चन हैं आपके इस पॉइंट के आधार पर बहुत सारे हैं, और एक आपका जो तीसरा पॉइंट है इसको, ठीक। देखिए, अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना। मान लीजिए एक पात्र है हमारे पास, एक पात्र है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों ये जितनी भी गैस है, ठीक, जितनी भी गैस है, इसमें से एक किसी पार्टिकल का, मान लीजिए हमारे पास ये एक पार्टिकल को हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये वाला पार्टिकल, ठीक है। इस पार्टिकल, एक पार्टिकल का जो आयतन होता है बच्चों, वो पूरे पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके रूम है छोटा 10 बाय 10 का, उस रूम में गैस भरी हुई है, तो गैस का जो एक कण होगा, उस कण का आयतन बच्चों, उस कण का आयतन जो है वो पूरे कमरे के जो गैस होगी उसकी तुलना में नगण्य है, ना के बराबर है। या ऐसे मान लीजिए आपका एक बड़ा कमरा है 10 बाय 10 का, उसमें चींटियाँ हैं, ठीक, चींटी हैं, और कितनी की चींटी हैं, एक चींटी मान लीजिए, ठीक। एक चींटी का आप खुद सोचिए वो कितनी जगह घेर रही होगी। तो आपके कमरे में 10 बाय 10 का इतना बड़ा कमरा और एक चींटी रह रही है, तो आप उसको ना के बराबर मानेंगे, आपको कोई फर्क पड़ेगा उससे, जगह पर कितनी जगह घेर रही हो, नहीं पड़ेगा। तो उसको क्या माना है इसमें, आदर्श गैस में नगण्य माना है, तो उसका आयतन जो है नगण्य है, ना के बराबर, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, छोड़ सकते हैं। तो ये है इस पॉइंट का मतलब बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पूरा पात्र होता है उसमें जो गैस होती है उसकी तुलना में अगर एक अणु को लें हम गैस के, ठीक है, तो उसका जो आयतन है वो कैसा होता है, नगण्य होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है, गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण नहीं होता बच्चों। अभी हमने आपको जो बताया कि पात्र में जो गैसें हैं, तो उन्होंने क्या बोला इस पॉइंट में कि गैस का जो अणु होते हैं एक दूसरे के पास में होते हैं, और वो बोल रहे एक दूसरे में आकर्षण नहीं होता है। तो गैस के अणुओं में परस्पर क्या होता है, आकर्षण नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्वतंत्र रहती हैं, ठीक। इस पॉइंट का मतलब ये है। इसके बाद बच्चों आगे जाकर भी विरोध होगा, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या होता है वास्तविक गैसों में। ये आदर्श गैसों की बात चल रही है, आकर्षण नहीं होता, ठीक। चौथा पॉइंट है बच्चों, किसी भी आदर्श गैस का अस्तित्व नहीं है, मतलब ये अस्तित्व में होती ही नहीं है, ठीक। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, ये हम इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब कल्पना की गई कि ऐसा होता है या होना चाहिए, ठीक। आदर्श गैसों का संपीड़िता गुणांक का मान कितना होता है, Z बराबर 1 होता है। ये हम अभी भी पढ़ चुके हैं संपीड़िता गुणांक में, कि जो अनुपात है उन पूरों का अनुपात क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 आया तो वो आदर्श गैस होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा जो लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट हमारा स्थिर दाब पर ताप कम करने से, ताप भी कितना कम, -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कैसा होता है, शून्य हो जाता है। तो बच्चों ये है कि यहाँ पर आयतन जो है इतना कम अगर हम टेम्परेचर कर देंगे तो गैस का जो आयतन है शून्य हो जाता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये उसमें इन्होंने कहा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के आधार बच्चों आप दोनों गैसों में अंतर लिखेंगे। अभी हम अब पढ़ने वाले हैं बच्चों वास्तविक गैस। तो आइए चलते हैं वास्तविक गैस की तरफ। तो बच्चों वास्तविक गैस का प्रश्न है कि वास्तविक गैस से आप क्या समझते हो, और वास्तविक गैस के गुण लिखिए या इसके गुण लिखिए। तो देखिए, वास्तविक गैस मतलब जो वास्तव में होती हैं, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वह गैस जो गैस नियमों का सभी ताप और सभी दाब पर
पालन नहीं करती हैं वास्तविक गैस कहलाती हैं, और सभी गैसें वास्तविक गैस हैं। तो बच्चों जितने भी आप नाम जानते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, SO2, ठीक, अमोनिया, ठीक, ये जब जितनी भी गैसों के नाम आप जानते हैं वो सभी गैसें क्या हैं, वास्तविक गैसें हैं, जिनको हम जानते हैं जो होती हैं। लेकिन बच्चों ये जो है गैस हैं, गैस के नियमों का पालन नहीं करते। जो भी नियम हमने पढ़े हैं गैसों के, उन नियमों का ये पालन नहीं करती हैं। ठीक, ये आपको यहाँ पर याद रखना। उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं, और भी नाम जितनी भी जानते हो आप गैसों के, वो सब यहाँ पर लिखा सकता है। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं वास्तविक गैसों के गुण, उनके क्या गुण होते हैं। तो बच्चों अभी हमने जो पॉइंट उसमें आदर्श गैस में पढ़े, उसके कुछ लगभग अपोजिट इसमें होता है। देखिए, पहला पॉइंट है गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा था आदर्श गैस में कि एक पार्टिकल यानी एक गैस के अणु का जो आयतन है वो पूरे पात्र की तुलना में, जितना पात्र में आयतन है उस पात्र की तुलना में कैसा होता है, नगण्य होता है। जबकि ये क्या कर रहा है, नगण्य नहीं होता वास्तविक गैसों में। मतलब उसका भी कुछ ना कुछ आयतन होता है, भले वो एक पार्टिकल है, उसका भी कुछ ना कुछ आयतन तो होता होगा। ये अभी हम आगे जाके और अच्छे से समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो पॉइंट बच्चों समझ में आया कि वास्तविक गैसों में क्या होता है, तो जो एक अणु होता है उसका भी कुछ ना कुछ आयतन होता है। ये इसका मतलब ये हुआ, इसलिए बोल रहे हैं कि नगण्य नहीं मान सकते हम इसे। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर है कि गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण होता है। आप देखिए, अभी हमने आदर्श गैस में पढ़ा कि गैस के जो अणु होते हैं, मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, एक अणु ये है और एक अणु है, इन दोनों के बीच में क्या बोल रहे हैं कि आकर्षण होता है। जबकि आदर्श गैस में क्या बोल रहे थे, इनके बीच में आकर्षण नहीं होता। ठीक, आकर्षण होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट है कि सभी गैसें वास्तविक गैस हैं। जितनी भी गैसें हैं, जितनी हम जानते हैं, वो सभी कैसी हैं, वास्तविक गैसें हैं। और चौथा पॉइंट है वास्तविक गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान एक नहीं होता। मतलब एक नहीं होता, अब चाहे उससे कम हो जाए, चाहे इससे वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन एक नहीं होता है। अगर एक होगा तो वो आदर्श गैस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तविक गैसों का जो आयतन है वो कितना, -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य नहीं होता। मतलब वास्तविक गैसों का जो अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस भी कर दें तो भी उसका जो आयतन है वो शून्य नहीं होता। ठीक, कुछ ना कुछ उसका आयतन होगा। अब बच्चों इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रश्न है, जो आपको खुद करना है, स्वयं करना है, जो हमने अभी विशेषताएं गुण लिखी हैं उसी के आधार पर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, और 4-5 अंतर आप आराम से लिख सकते हैं। तो आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर आपको लिखना है। ये IMP प्रश्न है और आपको अंतर लिख के बच्चों ये जो है हमें सेंड करना है। तो बच्चों ये आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।